नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का मुद्दा अंता का मतदान किसे नुकसान, और अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग अंतिम दौर में पहुंच गई है। 3 बजे तक 64.68% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। जो लोग बूथ पर लाइनों में लगे हुए हैं वे भी वोटिंग करेंगे। अभी 1 घंटा और बचा हुआ है। 5 बजे के बाद यानी 6 बजे तक वोटिंग होगी। बूथों पर लंबी कतारें इस दौरान लगी हुई हैं। आज महिलाओं ने बड़ी तादाद में घरों से निकल करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अभी भी कई जगहों पर महिलाओं की लंबी लाइनें देखी जा सकती है। अंता में कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन बाजी तो एक ही मारेगा। वो एक कौन होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय नरेश मीणा के कारण है मुकाबला त्रिकोणीय, जो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। आज नरेश मीणा ने करीब 15 मिनट तक धरना भी दिया और एक गांव में पहुंच करके, लेकिन जब लोग ही चले गए तो नरेश मीणा भी उठ ही गए। वहीं फिलहाल वोटिंग की बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अंता उपचुनाव में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह। तीन बजे तक 64.68% मतदान। वोटिंग को लेकर जोश हाई, बूथों पर लंबी लाइनें। अंता का मतदान किसे नुकसान। तो कांग्रेस पार्टी से प्रमोद जैन भाया ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय नरेश मीणा और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुमन की वजह से मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। अब जब वोटिंग अंतिम घंटों में पहुंच चुकी है तो आखिरकार इसे लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई कि जीतेगा कौन। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्यारे प्रदेशवासियों, आपका परिचय मैं हमारे मेहमानों से करवा दूं। हमारे साथ जयपाल सिंह मंडोता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। शाम होने को आई है और सूरज ढल रहा है, तो मित्तल साहब आपका क्या आकलन बदल रहा है? देखिए अहमद, मैंने सुबह भी क्या नाम से बात कहा था कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि करीब 11 बजे के आसपास मैंने कहा था कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि शाम होते होते 80% तक मतदान होगा। अभी जब 3 बजे तक 64% से ज्यादा मतदान है, तो आप मान के चलिए अभी 3 बजे के बाद में 3 घंटे बाकी हैं। और 3 घंटे का मतलब यह है कि शाम को 6 बजे तक मतदान केंद्र के परिसर में जितने भी लोग आ जाएंगे वो क्या नाम से वोट अपना डाल सकेंगे। स्वाभाविक है कि फिर क्या नाम से मतदान की प्रक्रिया शाम को 7 बजे तक भी चल सकती है, हो सकता है कई जगह 7 बजे बाद भी चल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब क्या नाम से मतदान का प्रतिशत 80% के आसपास जाएगा, तो फिर इसमें एक बात है। देखिए वहां पर 2,28,000 वोटर है और 2,28,000 वोट में यदि हम क्या नाम से 80% की यदि बात करें तो करीब 1,65,000 क्या नाम से वोट डल जाएंगे। अब जब 1,65,000 के आसपास वोट डल जाएंगे तो 70,000 जिसको वोट मिलेंगे, जिस भी उम्मीदवार को 70,000 वोट मिलेंगे, उसकी जीत क्या नाम से करीब करीब तय हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर 70,000 वोट प्राप्त करने वाला भाग्यशाली कौन होगा। तो अब जो मैं इस बात के अंदर अपनी बात में अशोक गहलोत साहब की बात को जोड़ना चाहता हूं, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता है और क्या नाम से अंता के अंदर उपचुनाव के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार के तय करवाने में भी अशोक गहलोत साहब की भूमिका रही। उन्होंने यह कहा कि नरेश मीणा चुनाव तो नहीं जीत सकते, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर कर सकते हैं। जो नरेश मीणा वोट लेंगे उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से 2 दिन पहले जो उन्होंने अंता उपचुनाव का निष्कर्ष निकाला वो काफी हद तक सही है। हम देखते हैं कि पिछले 2 बार के चुनाव जहां भी नरेश मीणा लड़े, चाहे छबड़ा में लड़े चाहे देवली उड़ियाना में लड़े, वहां कांग्रेस की हार का कारण बने और देवली उड़ियाना में तो कांग्रेस की जमानत भी जब्त हो गई। अब सवाल यह भी है कि आखिर
नरेश मीणा वोट कितने प्राप्त करेंगे। मेरा अनुमान यह है हेमंत जी कि जी नरेश मीणा कम से कम भी नहीं तो 40,000 के आसपास से भी वोट प्राप्त करने की उनकी पूरी उम्मीद है। देखिए वहां पे मीणाओं के वोट भी है और मीणाओं के अलावा दूसरी जातियों के वोट भी है, खासतौर से युवाओं के वोट है। और हनुमान बेनीवाल और क्या नाम से राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरह वहां डेरा डाला, उसका भी फायदा नरेश मीणा को मिलेगा। ऐसी स्थिति में यदि नरेश मीणा 30 से 40,000 के बीच में वोट प्राप्त करते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो को बहुत दिक्कत नरेश आएगी। मीणा को देखिए, किसान कौम के अगर वोट मैं मिलते हैं, अच्छा खासा डेंट वो कांग्रेस को करेंगे। आप कह रहे हैं कि SC ST और खासतौर पर मेघवाल बैरवा, हाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर, वो काफी मैं तादाद में वहां पर हैं। हेमंत, मैं अपनी बात में एक बात और जोड़ना चाहता जी हूं कि देखिए जब जब भी अंता के अंदर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है तब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 2008 में भी जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार थे मोहनलाल मीणा, वो वहां हम्म खड़े हुए थे और तब क्या नाम से प्रमोद जैन भायामा जीते। इसीलिए जीते वहां से कि मीणा वोटों का विभाजन हो गया। जो मीणा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने चाहिए थे, जो रघुवीर सिंह कौशल उसका भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, कि जब जब अंता में त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ है तब तक क्या नाम से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। जी कलवानिया साहब, कलवानिया जी, मित्तल साहब एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जब जब त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हुआ है, कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। देखिए हेमंत जी, दोनों ही परिस्थितियों में जब देवली उनियारा की बात करें या छबड़ा की बात करें तो वहां पर एक कास्ट विशेष का वोट ज्यादा था। मगर आप यहाँ देखें, जो हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रमोद भाई जैन, वो यहाँ पर एक कास्ट विशेष के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां पर जो जिस समुदाय से वो जिस जाति से आते हैं वहां पर मात्र के वहां कोई निर्णायक वोट नहीं है उनके, मगर उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने कार्यशैली से और अपने विकास के आयाम जो इन्होंने स्थापित किए हैं पिछले जितनी बार भी उनको मौका मिला, वहां पर उन्होंने एक विकास की गंगा बहाई है, वहां पर एक बहुत अच्छा माहौल बनाए रखा है। तो निश्चित रूप से आप देखें कि जो इन्होंने अभी मित्तल साहब ने बताया वो फैक्टर यहाँ पर लागू नहीं होता है। जो प्रमोद भाई जैन का जो उनका विजन है, जो लोगों से जुड़ाव है वहाँ के स्थानीय नागरिकों के साथ, वहाँ के एक एक मतदाता के साथ, उससे हम जीत के दावे कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे को इस बार जो उन्होंने पिछली बार जो कम मार्जिन रहा था उसको हम पूरा करेंगे। और आप देखेंगे जो पिछली बार जितनी 35,000 से ज्यादा वोटों से भी ये 2018 में जीते थे, किन्हीं कारण से 2023 में वो आंकड़ा काफी कम रहा, 5,000 के आसपास चुनाव में वोटों से हम हारे थे। मगर जी इस बार वो पूरा करेंगे। और एक जो फैक्टर जो ये वहां पर कह रहे हैं कि माली मतदाता ज्यादा है या कांग्रेस के वोट तोड़ेगा, आप देखें कि कोई भी अगर तीसरे मोर्चे का कोई कैंडिडेट अगर चुनाव में मैदान में उतरता है तो ये एक पार्टी विशेष के वोट नहीं लेता, वो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के लिए बराबर वोट लेता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नरेश मीणा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं तो जिससे कांग्रेस से नुकसान होगा, ये बिल्कुल ही हम इस बात से सहमत नहीं है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है और निश्चित रूप से जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव का जो अंता का जो परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ठीक है जयपाल सिंह मंडोता जी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन 5 बजे क्या लग रहा है, मौर्या बुला रहे हो या बोल रहे हैं खुद के? भाई आपने कहा कि बेशक आज का दिन जो शाम है वो ढलने को है जी, मगर अंता के लिए एक नए सूरज का उदय, एक नई उम्मीदों का उदय, एक नए सपनों का उदय वहां पर होने वाला है। और मैं समझता हूं राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 साल के काम है, ऐतिहासिक कार्य हुए, उसमें विशेष रूप से ERCP का काम है जिसमें ये एरिया लिंक करता है अपने आप को, और साथ में ही माननीय भजनलाल जी का 2047 का विकसित राजस्थान का सपना, उसको लेकर जो हमारे द्वारा किए हुए काम है उन कामों पर। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतिम छोर पे बैठे हुए कार्यकर्ता को लाके और चुनाव लड़ा देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और वो कार्यकर्ता आज मैं समझता हूं जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो अपने आप को कद्दावर कहते हैं, लेकिन उन्हीं उसी आड़ोती क्षेत्र के उसी कांग्रेस पार्टी के नेता विधायक माननीय भरत सिंह जी कुंदनपुर इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने ही कहा कि भाया रे भाया पूरा गांव खाया, यानी करप्शन पे 1 नंबर पे इनका कैंडिडेट। और तराजू में तोल लीजिए हमारे कैंडिडेट को, हमारा कैंडिडेट जो प्रधान के रूप में वहां काम कर रहा है वो डबल इंजन की सरकार की आशाएं अपेक्षा अंता के लोगों तक पहुंचाएं और अंता के लोगों के सपनों को पूरा करने को लेकर चल पड़े हैं। दूसरी तरफ इस राजस्थान का सबसे भ्रष्ट कैंडिडेट
जो प्रमोद जैन भाया है, हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के सबसे ईमानदार जो विधायक थे भरत सिंह जी कुंदनपुर कहे इस बात को। खैर, इससे यदि इतर आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूं अंता के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक केवल एक चुनाव का दिन नहीं है, आने वाले 3 साल में अंता के लिए अपने आप नई उम्मीदों को लेकर आने वाला दिन है। और आज अंता के लोगों ने निश्चित रूप से इसके पक्ष में वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट इसलिए किया है कि अब 2 साल के जो काम है उनको आगे 3 साल तक जारी रखना है और डबल इंजन की सरकार अंता की नई उम्मीदों को लेकर, विकास की नई गाथा लेकर और विकसित राजस्थान में अंता के लोगों का भी योगदान हो, इस बात को लेकर आज वोट किया है और अंता में कमल का खिलना तय है। वो आप शुरुआत में कह रहे थे कि नया सूरज उदय होगा, तो मेरे ध्यान में आगे नरेश मीणा, मैंने कहा कहीं नया सूरज नरेश मीणा के तौर पर तो उदय नहीं कर रहे हो, क्योंकि नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का निशान है। जयपाल जी, और आपको याद है तिसाया जो आपके प्रत्याशी हैं उनकी ग्राम पंचायत है, उसके अगल बगल में 2 और पंचायतें हैं, वहां पर भी क्या समुचित विकास करवा पाए? लोग तो पूछेंगे ना भाई, सरकार है आपकी, इतने बड़े बयान दे रहे हैं। जी जयपाल जी, देखिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने भी शेयर पढ़ा, मैं शेयर दो से इसका पंचायतें और जवाब मैं देता बताऊं, हूं कि तिसाया, सीसवाली और चैडिया, हाँ। है ना, ये आसपास की पंचायतें हैं, यहाँ पर भी क्या मुकम्मल तरीके से विकास हो पाया है? जी, मैं शेर से जवाब देता हूं कि तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तुम जो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, मगर तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे निकल सकते थे। कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, कैबिनेट मंत्री के प्रमोद जैन भाया इनके प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार का पिछले 5 साल का कार्यकाल इतना कलंकित रहा, चाहे युवाओं से लेके, चाहे पेपर लीक से लेके, चाहे करप्शन से लेके, चाहे नेटबंदी से लेके, वो कलंकित कार्यकाल प्रदेश याद नहीं करना चाहेगा। प्रदेश के 8 करोड़ लोगों ने माननीय गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया। अब जो आज की जिन गांवों की आप बात कर रहे हैं जहां पर धरना दिया गया, मैं आपकी जानकारी लेकर बता दूं, एक मतदान केंद्र है जहां पर उसका बहिष्कार किया गया और कल शासन प्रशासन ने, चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, आचार संहिता है, वहां पर सरकार इन्फोर्स नहीं है, वहां पर सब कुछ चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर में, वहां पर कल भी काम करवाएगा। एक बूथ में जहां पर 700 वोट है वहां पर बहिष्कार, बहुत सारी शक्तियां हैं जो काम कर रही है वहां पर। लेकिन मैं निवेदन इतना करना चाहूंगा कि अंता के लोगों ने जिस प्रकार का मित्तल साहब कह रहे थे 80% वोटिंग होना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, वहां के लोगों के उत्साह को बताती है और इस बात को कि वहां के लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक है और वो जागरूकता मैं समझता हूं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि वहां का डेवलपमेंट कौन कर सकता है, डबल इंजन की सरकार कर सकती है। तो निश्चित रूप से आज के जो लोग, अंता के लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान किया है। 80% लोगों का मतदान करना अपने आप में ऐतिहासिक और अपने आप में उत्साह पैदा करने वाला। शेयर सुना से कोई नई बात बता से, फिर मैं जाऊं रिपोर्टर के पास। ये जो बात कर रहे हैं विकास की, तो आप जनता के सामने इनको ये भी बताना चाहिए कि आज जनता में चुनाव क्यों हो रहा है। इन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट, क्योंकि अंता के जनता ने 2023 में एक 5 साल के लिए विधायक चुना था, मगर उसको कोर्ट ने अयोग्य ठहराया। इसके बावजूद आज ये दिन हो रहा है कि जिसकी वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहा है। तो अंता की जनता देख चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख चुकी है, वही जनता कह रही है कि बाया के राज में काई नहीं हो। नहीं, भाई के राज में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन हुआ था। और आप देखें कि आज जो वहां पर जो बहिष्कार हो रहा है गांव का, उसी से इनकी नैतिक हार है, क्योंकि ये 2 साल में वहां पर कुछ भी नहीं करा पा रहे। तो निश्चित रूप से इसी वजह से इनकी नैतिक हार है, क्योंकि वहां सांकली गांव में जो बहिष्कार किया गया है, ये सरकार का बहिष्कार किया गया है और वो सरकार की लापरवाही और सरकार की जो उनके जो मुद्दे थे उनको इन्होंने 2 साल तक उनको बाकी जाके संभाला नहीं, वहां देखा नहीं। हाँ, नहीं, मतदान का किया है, मगर वो क्यों किया है कि वहां की जो सरकारी योजनाओं, जो सुविधाएं नहीं थे, जिसकी आधा तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। नहीं, आप हेमंत जी 2 साल तक ये नहीं कह सकते कि हम 2 साल बाद में भी नहीं करवाएंगे। आखिर कब कराएंगे? आधा तो लेना 2 साल का कार्य अभी 3 साल और बचे इनके। मैं आता हूं। विपिन तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विपिन, क्या अपडेट है वहां से और कैसा अब माहौल? शाम ढलते ढलते हम भी शेरो शायरी में बह गए, लेकिन माहौल बताइए क्या है अभी इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो है मतदान, जो उत्साह था, जो सुबह ठंड के बावजूद लगातार बना हुआ था और दोपहर 3 बजे तक जो कतारें थी, अब वो थमने लगी है, क्योंकि आखिरी दौर आ गया है।
अब से करीब 50 से 45 मिनट बाद जो है मतदान प्रक्रिया वो थम जाएगी और जो अंता का जो इंतजार था, भाग्य के लिए जो चिंताएं थी उम्मीदवारों के नतीजे पर, वो उम्मीदवारों के मन से उतरकर ईवीएम में कैद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो है मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन जो एक सवाल है विपिन, आज दिन भर आप फील्ड में रहे, वोटिंग को देखा और पिछले 3 इलेक्शन अंता के अगर उनकी वोटिंग को भी आपने देखा प्रतिशत को लेकर के 79, 81 के आसपास का रहा पिछले 3 इलेक्शन का। इस बार क्या मतदान बढ़ेगा या घटता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरा दिन भर का आकलन क्या है? देखिए, जो दोपहर 3 बजे तक जो आंकड़े थे वो जो अपने आप में चौंकाने वाले थे, क्योंकि 64% मतदान जो कभी 3 बजे तक दर्ज नहीं किया गया था यहाँ पर, लेकिन जो 3 बजे जब 64% आया तो इससे माना जा सकता है कि 3 घंटे का उसके बाद वक्त बचता है। ऐसे में एक आकलन किया जा सकता है कि जो 3 घंटे में पोलिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 30% तक बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो औरों से जो 3 चुनाव बीते हैं उनसे ज्यादा पोलिंग परसेंटेज इस उपचुनाव में रहना है, ये रहेगा अब तक लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पोलिंग बूथों पर अच्छा, भीड़ लोग है, क्या कह रहे मतदाता हैं विपिन जुड़े कि हुए हैं, अगर तो पोलिंग अगर वोटिंग का जाहिर सी बात- प्रतिशत बढ़ता है तो किसको फायदा मिलेगा? लोग क्या कह रहे हैं? कैसी चर्चाएं हैं इस वक्त? देखिए, वोटिंग का अगर परसेंटेज बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो वोट बैंक है यहाँ पर वो मिला जुला सा वोट बैंक है, क्योंकि जो विकास और मुद्दों को लेकर जो सरकार चुनाव लड़ रही थी नहीं, वो कहीं किसके ना कहीं पक्ष में सीट पर जाएगा? जातिवाद में सीधा फंसती समय नजर कम आ रही है। जी, अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है तो यहाँ पर भाजपा को नुकसान होगा। अगर जितना नुकसान पोलिंग होगा। परसेंटेज बढ़ेगा उतना यहाँ बीजेपी को नुकसान और होता दिख घटेगा रहा है। तो बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? घटेगा तो जाहिर सी बात है भाजपा, जी यही बात है, जी सीधी सीधी मित्तल नहीं, साहब। बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी घटता है तो नहीं, बीजेपी देखिए, को फायदा होगा। देखिए हेमंत, जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो परसेंटेज जो बढ़ रहा है ना, उसका कारण ये है कि अंतर के उपचुनाव में त्रिकोणात्मक संघर्ष है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में नरेश मीणा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इससे पहले भी अंता के चुनाव का ये आंकड़ा बताता है कि एक बार पहले भी 80% मतदान हुआ है। इस बार क्योंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष है, इसलिए हम क्यों लास्ट टाइम 81% के आसपास हाँ, था? जी, मैं कह रहा हूँ 2023 में पहले भी 80 हाँ हाँ 80% के आसपास पहले भी अंत में रहा है। अब चूंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष है, इसलिए हो सकता है कि 80% से प्लस 80% से ज्यादा भी मतदान हो सकता है। लेकिन हम अभी ये नहीं कह सकते कि अधिक मतदान के कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। ये जो नहीं, लेकिन चर्चाएं, वो तो विपिन बता रहे हैं कि चर्चाएं हैं ऐसे कि ज्यादा मतदान होता है तो सरकार को नुकसान हो सकता है, यानी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जी जी जी, लेकिन हेमंत जी। मैंने एक बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता है संदीप जी, उनकी बात से इस बात से सहमत हूँ कि प्रमोद जैन भाया की देखिए वहाँ लोकप्रियता है। आप प्रमोद जैन भाया की वहाँ की लोकप्रियता को कमजोर नहीं कर सकते, चाहे क्या नाम से सामूहिक विवाह का मामला हो, चाहे और क्या नाम से निःशुल्क दवाओं का मामला है। राजस्थान सरकार ने खुद अशोक गहलोत जी ने कहा कि राजस्थान में जब मैं मुख्यमंत्री था जब निःशुल्क दवाओं के क्या नाम से मैंने शुरुआत की सरकारी तो अस्पतालों। फिर उसी लेकिन उससे सरकार पहले के बाद में जो वोटिंग हुई उसमें वो हारे क्यों 5-6 हजार से? ये और उसके बाद बहुत कुछ बदला है सर। जो उस वक्त सरकार की चकाचौंध में दिखाई नहीं देता, वो अंधेरा होने के बाद दिखता है कि कैसे करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तमाम भरत सिंह जी के लेटर पहले नहीं चर्चा होती थी ना, सरकार गई और उसके बाद नई सरकार आई तब चर्चा होने लगी कि भरत सिंह जी भी कोई इतने सारे लेटर लिख चुके हैं। पहले तो आम की तरह से बात हो रही थी ना कि भरत सिंह जी ने लेटर लिख दिया, लेकिन अब चर्चा हो रही है चूंकि, तो बहुत सारी चीजें क्या बदली है जयपाल जी? या फिर भाया की लोकप्रियता का जो इशारा कर रहे हैं मित्तल साहब वो भारी पड़ सकता है? मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं जी, बोलिए जयपाल जी। देखिए, मेरा निवेदन इतना सा है जी। कि वहां पर जो प्रमोद जैन भाया है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, आप मान लीजिए कि वो 2 बार के मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन हम एक तराजू के अंदर तोलते हैं तो आप एक कैंडिडेट के रूप में आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हमारा कैंडिडेट है वो सहज सुलभ है, वहां पर व्यापक जनाधार वाले हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, ये और कोई बात नहीं सर्वसम्मति हुई। से उनका नाम वहां पर नहीं डिक्लेयर किया। वो भी भाया भी हाँ, सबको लेकिन साथ में प्रमोद लेकर जैन, सुलभ वहीं आ है रहा हूं। उसमें जी, वो ये बात नहीं, कुछ अलग बात बताइए जयपाल मैं जी। बताता हूं ना, हाँ। मैं बताता हूं, आपने अच्छे काम किए, लेकिन पूरे गांव को तो खा गए।
आपने अच्छे काम किए, करप्शन पे आप टॉप पे हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये भरत सिंह जी कुंदनपुर तो के फिर आप लेटर 2 साल तक क्या कर रहे डोमेन थे? में पड़े हैं। फिर 2 साल तक आप क्या कर करप्शन रहे करके थे? अच्छे काम कर दिए, इसका मतलब अगर कोई आप गांव दूध से खाकर धुले के नहीं हो आज में सकते बैठा ना। और इलेक्शन आप दूध वापस से से धुले नहीं फाइट हो कर रहा सकते है। ना अहमद भाई। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ जयपाल जी, यदि आपने करप्शन किया जी। और आपने 2 काम अच्छे कर दिए तो आप ठीक है। दूध से धुले नहीं हो सकते हो, आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता है। हाँ, जहां तक आप कह रहे कार्रवाई की, तो वो सारी चीजें चल रही है उनके खिलाफ, कोई जांच में और उनको पाक साफ नहीं बताया गया है। वो जांच चल रही है और वो बच नहीं सकते हैं। ठीक है, आप जवाब दे देख रहे हो। लीजिए कितने बड़े प्रमोद जैन कलवानी भाया जी। हो, कोई भी हो, बच नहीं सकते हैं वो। कलवानी जी, हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये न्यूज़ ये दाग के अच्छे हैं के या माध्यम खराब से, हैं? आप बताएं, ये जी। आरोप लगाना जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। आप ये बताएं, 2 बातें मैं आज न्यूज 18 के अरे भरत सिंह जी ने लगाया है। जी, संदीप भाई, भरत बीजेपी सिंह के साहब प्रवक्ता को मैं तो आपकी पूछना, पार्टी के ये एमएलए थे हमारा ना। अंदरूनी मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। जब वो अरे अंदरूनी मामला लेटर लिख के पब्लिक डोमेन में निकालना, अंदरूनी मामला घर में बैठ के बात करते हैं अब आप। आप ये बताएं, भरत सिंह जी ने कहा कि पूरा गांव खाया, बताइए कहा कि नहीं कहा? भरत सिंह जी ने 1 लेटर नहीं 10 लेटर लिखे, 20 लेटर लिखे, माननीय गहलोत साहब को लिखे। वो कि ठीक है सबसे लिखे, करप्ट आदमी लेकिन है जयपाल जी, जयपाल जी, वो कोई जयपाल छोटे-मोटे जी, आदमी नहीं थे ना, वो जयपाल जी, आपकी आपके पार्टी यहाँ के भी एमएलए थे। स्कोप कम नहीं है। सिंघवी साहब को क्यों नहीं ले गए फिर चुनाव में? गांव का नाम बताना चाहिए, इतने जिसको है, खाया है, उस गांव का नाम अरे, बताना चाहिए। फिर अगर इतना ही इनके तो बात प्रहलाद है, गुंजल सुनिए साहब, तो सही, प्रहलाद एक गुंजल मिनट, साहब एक मिनट, निर्दलीय एक मिनट, को कलवानिया समर्थन जी दे रुक रखे हुए जाइए, हैं। रुक जाइए, आप रुक ये जाइए। बताएं उस गांव का गुंजल साहब कलवानिया समर्थन जी, दे हुए हैं निर्दलीय को। रुक जाइए जयपाल जी, फिर आपके बताइए सिंघवी साहब को क्यों नहीं स्टार प्रचारक के तौर पर ले गए चुनाव के अंदर, क्यों नहीं वहां पर दिखाई दिए? इतने आपके सीनियर विधायक हैं। आप देखें, मेरा निवेदन इतना सा है, मैं वो जी। नहीं कह रहा हूं खुलेआम गुंजल साहब निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन, उनकी फोटो लगा लगा के प्रचार कर रहे हैं। अब कितने गुट बने हुए, पायलट साहब अलग बने हुए हैं, जूली साहब अलग बने हुए, डोटासरा साहब अलग कह रहे हैं, और बिना चर्चा किए हुए आपने 1 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां कांग्रेस और आप पार्टी इतनी से चर्चा करके आखिर कांग्रेस समय तक पार्टी डिक्लेयर नहीं कर पाए? ये दोनों पहलू है ना, इसको देखना पड़ेगा। जी, कलवानिया जी, जवाब सर्वसम्मति दीजिए। से हमने सर्वसम्मति से हमारा कैंडिडेट सर्वसम्मति से आया। एक जाति विशेष के वोट लेने के लिए आपकी टुकड़ों में बटी हुई सरकार थी, और आप जातियों की बात आप विशेष के करते हैं, वोट बांटने लेने की के बात लिए आप आपने करते हैं, किया? तोड़ने की हमारा बात आप आप करते हैं, देखें, हमारा हम तो वहाँ प्रदेश पर की बात करते हैं, 8 करोड़ लोगों की बात करते हैं। ये बांटने तोड़ने की, जातियों में लड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। वोट वहां के निर्णायक है। हम तो अगर सबको उनकी साथ में लेने के लोकप्रियता- सामूहिकता की बात करते हैं। लोकप्रियता ये थी, जातियों का जिसके चुनाव आप आधार लड़ते हैं, हम नहीं पर लड़ते। जनता की मांग हम तो थी, प्रदेश के हितों जनता की की बात मांग करते तो हैं। हमने कांग्रेस तुरंत पार्टी की जैसे 5 साल वहां के सरकार उपचुनाव होटलों के में रही, वोट गहलोत मांगे, साहब ने अपनी हमने कुर्सी तुरंत बचाने के वहां लिए पर कैंडिडेट इस प्रदेश को कलंकित किया, आपकी प्रदेश के सरकार हितों के तो साथ बची हुई समझौता किया, वो हम नहीं सरकार करते है, करने में हमारे लिए आपने- प्रदेश इंपॉर्टेंट है, और आप राजस्थान जो के कह 8 रहे करोड़ हैं लोग कि इंपॉर्टेंट है, तो होंगे 2 आपके साल लिए। में आपने आप लड़ते हैं आरोप जातियों के नाम से, लड़ाते आपने हैं। कौन सा आप आरोप साबित ये किया? चुनाव आप आपकी लड़ते हैं, गतियों भाया का साहब और लड़ते उस गांव होंगे, को नहीं बचा लेकिन पाया। हमारे यहाँ आपकी पर इस विफलता प्रकार के चुनाव नहीं अगर लड़े जाते, हम किसी सबको गांव- सामूहिकता में अगर विश्वास हमारे करते कैंडिडेट ने हैं। किसी गांव जातियों को के खाया तो नाम पर आपको तोड़ने नहीं बांटने का बचा काम पाए। कांग्रेस आपकी पार्टी पूरी करती तरह आई से है, विफलता है, ये और वोट कांग्रेस से पार्टी बड़ी को मुबारक हो। सरकार है। हम और लोग वोट प्रदेश से की बात वोट करते हैं, से प्रदेश के सरकार हित हमारे लिए करते हैं, तो महत्वपूर्ण आपने है, विधानसभा हमारे लिए चुनाव प्रदेश से पहले प्रथम है। तो आपके लिए कुर्सी वादे प्रथम है, किए थे, जिसके लिए उसमें गहलोत आप साहब ने विफल प्रदेश हो के गए। हितों आप को पंचायत गिरवी चुनाव रख दिया, नहीं करा पा रहे, प्रदेश 5 साल का को समय निकल कलंकित करने का गया। काम किया शहरी 5 साल के निकाय दौरान। चुनाव नहीं करा पा रहे, तो पूरी तरह से विफलता है आपकी। आप अरे आप शहरी निकाय के चुनाव में आपने तो करवाए ना, प्रदेश में 80 चुनाव हुए, 80 चुनाव में 60 चुनाव बीजेपी जीतती है। माननीय डोटासरा साहब अपनी सीट नहीं बचा पाते, भरतपुर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। दिया ना जनता ने ही, जनता की अदालत में ही आपके पास किम प्रमाणम। ये अपने आप में सुनिश्चित है कि माननीय भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को जनता ने प्रमाणित किया है। आप देखना, प्रमाणिकता 14 तारीख को पता चल जाएगा। आपके मुख्य सचिव जो आपसे परेशान हो गए, उन्होंने चल गई ना, रिपोर्ट दी। 4 सीटें आपकी आपकी थी, बाई इलेक्शन में गई। ठीक है। डोटासरा साहब अपनी लोकल सीट नहीं बचा पाए, भरतपुर में आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे क्या देखना है सामने, ठीक है, लेकिन मित्तल साहब, ठीक है, ठीक, एक एक करके सर, एक एक करके फिर वो अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी तो वोटिंग चल रही है। इंतजार कीजिए जयपाल जी, थोड़ा तो इंतजार कीजिए, अभी थोड़ा धीरे धीरे। मित्तल साहब, ये जयपाल जी के तर्क और कांग्रेस के तर्क, और इसके बीच में है नरेश मीणा, बताइए। देखिए अहमद, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है प्रमोद जैन भाया, वो पसंद रहे अशोक गहलोत साहब की, इसलिए बिना किसी चर्चा के, बिना किसी उसके, जो पहले ही से तय हो गया था, सबसे पहले आपने देखा तो घोषणा कर दी गई कि प्रमोद जैन भाया होंगे। और मुझे लगता है कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब, क्योंकि पहले भी वो मंत्रिमंडल में रहे हैं प्रमोद जैन भाया साहब उनके, तो उनको बड़ा हस्त है और उनकी सिफारिश से उनको उम्मीदवार रहे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे की पसंद को तय किया गया, और हमने ये देखा कि वसुंधरा राजे ने इस तरीके से पूरे प्रचार की कमान को अपने संभाल के रखा। इसीलिए आप देखो,
जी, चाहे वो बिल्कुल। हीरालाल नागर हो, चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे वो प्रभुलाल सैनी हो, चाहे वो ठीक है। मदन दिलावर हो, ये लोग चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। नहीं हुए, हाँ। तो उसका तो उसका जो मोटा मोटा कारण है, जो आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ है गुटबाजियां, दोनों तरफ है इस तरह की राजनीति, लेकिन आखिर फायदा किसको मिलेगा, नुकसान किसका होगा, ये अभी थोड़ी देर के अंदर मतदाता तो अपनी तरफ से तय कर ही देगा। एक कलवानिया जी, एक छोटी सी लाइन में बता दीजिए आप जीतेंगे क्यों? अंता क्या? क्योंकि हमारा जीत का सबसे बड़ा कारण रहेगा कि दो साल में जो इन्होंने जनता ने वहां के कंवर मीणा को जिता के भेजा था, वो ठीक है। वादों से मुकर गए, वो ठीक है। उनकी उम्मीदों पे जयपाल खरा नहीं जी, उतर पाए। तो निश्चित रूप से आखिरी कांग्रेस की टिप्पणी विजय आप होगी। क्यों जीतेंगे? एक लाइन में। जी, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वाह। वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। कांग्रेस जी। पार्टी और उनके नेताओं की नीयत खराब है, नीयत में खोट है, इसलिए चुनाव हार रहे हैं। जी, और एक दुष्यंत कुमार ने कहा कि बहुत करीब ना आओ, ये यकीन नहीं होगा। ये आरजू भी अगर कामयाब हो जाए तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आरजू भी कामयाबी की राह पर चले। मतदाता के जहन में किसकी आरजू को कामयाब करना है वो तो मतदाता ही तय करेगा, और जब रिजल्ट आएंगे तब सामने होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा